नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसमें चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मनीष सिसोदिया को लगा बड़ा झटका। सिसोदिया को 5 दिन की रिमांड पर कोर्ट ने भेजा। सीबीआई की मांग पर लगी कोर्ट की मुहर। अग्निपथ स्कीम पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। हाईकोर्ट ने योजना पर रोक लगाने से किया इनकार। खारिज हुई सभी 23 याचिकाएं। कोर्ट ने बताया राष्ट्रहित में है अग्निपथ योजना। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा पर सुप्रीम कोर्ट हुई मेहरबान। अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 मार्च तक के लिए टाली सुनवाई। मेघालय नागालैंड विधानसभा चुनाव के लिए हुई वोटिंग। वोटरों में दिखा काफी उत्साह। मतदान केंद्रों के बाहर देखी लंबी लंबी कतारें। हुआ बम्पर मतदान। महाराष्ट्र विधानसभा में बड़ा धमाका। गोगावले ने 55 विधायकों को जारी किया व्हिप की अनदेखी पर ठाकरे गुट के 15 विधायकों पर होगा बड़ा एक्शन। खबरों की शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया पूरी तरह से घिर चुके हैं। अब सिसोदिया का बचना काफी मुश्किल है। कल गिरफ्तारी हुई और आज 5 दिनों की सीबीआई कस्टडी में सीधा सिसोदिया को भेज दिया गया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज फिजिकली सिसोदिया को पेश किया गया, जहां सीबीआई ने 5 दिनों की कस्टडी मांगी। सीबीआई की मांग को कोर्ट ने मान लिया और बड़ा फैसला सुनाते हुए 5 दिनों की सीबीआई रिमांड में भेज दिया गया। अब सिसोदिया 4 मार्च तक सीबीआई रिमांड पर ही रहेंगे। 5 दिनों की कस्टडी कितनी बड़ी मुसीबत है ये? देखिए, मुसीबत अरविंद केजरीवाल के लिए है। सिसोदिया की मुसीबत तो अब बड़ी ही होती जाएगी, लेकिन नई मुसीबत अरविंद केजरीवाल के लिए आई है, क्योंकि अब केजरीवाल के सामने समस्या है कि दिल्ली की सरकार क्या जेल से चलेगी। क्योंकि एक मंत्री पहले जेल गया तो सत्येंद्र जैन का सारा पोर्टफोलियो उसने दे दिया मनीष सिसोदिया को। अब मनीष सिसोदिया के पास 18 विभाग है, वो भी जेल के अंदर। अब सीबीआई की कस्टडी अभी 5 दिन की है, लेकिन 5 दिन के बाद सीबीआई और कस्टडी मांगेगी। अचानक से 14 दिन की कस्टडी नहीं मांगी जा सकती। 5 दिन के बाद और कस्टडी मांगी जाएगी, फिर उसके बाद पुलिस कस्टडी के बाद जुडिशियल कस्टडी की मांग होगी। क्योंकि जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सत्येंद्र जैन को अब तक जमानत नहीं मिली है, ये लोग जो झूठे वादे कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, वो सबूत तो कोर्ट में सीबीआई ने पेश किया। और जज को आप कन्विंस नहीं कर सकते अपने उन अतार्किक बातों से जो जनता के सामने राजनीतिक मंचों पर आप बोलते हैं। जज के सामने जो सबूत मिले, उसके बाद ये लगा जज साहब को कि सीबीआई को जरूरत है अभी इनसे और पूछताछ करने की, और इसी के कारण अभी 5 दिन की कस्टडी मिली है। लेकिन आगे अब राज जो खुलेंगे सिसोदिया के द्वारा, वो राज बताएंगे कि मास्टरमाइंड सिसोदिया है या अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल के खेमे में इसलिए मातम पसरा हुआ है कि अब दोहरी मार झेलनी पड़ेगी दिल्ली सरकार को। एक तो इनको लगेगा कि अब इनको बर्खास्त करें या नहीं, मंत्री पद से हटाए या नहीं, और हटाएंगे तो इतने महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो किसके पास जाएगा। अरविंद केजरीवाल तो खुद बिना पोर्टफोलियो के सीएम है, तो दूसरे को देते हैं तो फिर मनीष सिसोदिया की जगह वो लेगा, जिससे अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा खतरा महसूस हो रहा है। जी, अगली खबर में बात अग्निपथ योजना की, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। आपको याद होगा, सेना में युवाओं की भर्ती को लेकर अग्निपथ योजना जैसे मोदी सरकार लेकर आई, वैसे ही जमकर विरोध शुरू हो गया। देश भर में इस योजना के खिलाफ कुछ लोगों ने सड़कों पर उतरकर जमकर तांडव मचाया। मामला कोर्ट भी पहुंचा। अग्निपथ योजना की वैधता को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसको लेकर आज हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अग्निपथ योजना के खिलाफ दायर सभी 23 याचिकाओं को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि योजना में हस्तक्षेप करने की कोई वजह नहीं है। कोर्ट ने माना कि ये योजना राष्ट्रीय हित में है। जमकर विरोध देखने को मिला था जब ये योजना आई थी। अब विरोधियों के मुंह पे कितना बड़ा तमाचा लग गया है। देखिए, अब तो कांग्रेस सहित पूरी विपक्षी पार्टियों को इसके लिए माफी मांगना चाहिए, क्योंकि
इस अग्निवीर योजना के आधार पर इन लोगों ने पीएम मोदी के ऊपर सवाल उठाए थे। आर्मी के भर्ती के लिए जो सरकार ने इतने सालों के मशक्कत के बाद एक योजना तैयार की जिससे इंडियन आर्मी यंग हो, बेहतर हो, और समाज में जब ये ट्रेंड आर्मी के लोग जाएं तो वहां समाज में भी सुधार का काम हो। जिस तरीके से हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में गुंडागर्दी, माफियागिरी बढ़ती है और एंटी इंडिया एक्टिविटीज बढ़ती है, उन एंटी इंडिया एक्टिविटीज को लेकर यही लोग रोक लगा सकते हैं जो आर्मी की ट्रेनिंग लेके गए हैं। ये दोहरे तरीके की ऐसी योजना है जिसके ऊपर कोई सवाल उठाएगा तो इसका मतलब वो राष्ट्रद्रोही है। और ये राष्ट्रद्रोहियों की टोली जिस तरीके से भड़काने की कोशिश कर रहा था युवाओं को, ये जो युवाओं की बात होती है कि सड़क पर उतर गए, इन लोगों ने सड़क पर उतरकर हंगामा खड़ा किया, ये युवा ऐसे हंगामा करने वाले नहीं थे। इन लोगों को भड़काया गया, बताया गया कि आपकी नौकरी चली जाएगी, अब आप सेना में 4 सालों के लिए जाएंगे, आपका कैरियर बर्बाद हो जाएगा, जबकि सरकार ने एक एक स्टेप पर बताया है कि आपका कितना बड़ा इस्तेमाल होने वाला है। आप आर्मी में जा रहे हैं देश सेवा के लिए और उसके बाद लौट कर आएंगे तो आपके एडजस्टमेंट का प्लान भी सरकार के पास है। ये जब कोर्ट में मसला जाता है तो वो राजनीतिक बहसबाजी नहीं चलती है, वहां तो तथ्य सबूत दिए जाते हैं और वही सबूत सरकार की तरफ से दिए गए कि किस तरीके से अग्निवीर योजना के तहत देश के एक सबसे मजबूत स्तंभ को और मजबूत करने की कोशिश है। और इसलिए कोर्ट ने सारी की सारी याचिकाओं को खारिज कर दिया कि पीएम मोदी की इस योजना पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। जी, अगली खबर में बात कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पिता पर अमर्यादित टिप्पणी मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को मिली राहत अभी भी जारी रहेगी। इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई 3 मार्च 2023 तक के लिए टल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने खेड़ा की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए असम और यूपी सरकार को समय दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अंतरिम जमानत जारी रहेगी। ये अचानक से सुप्रीम कोर्ट का ये दोहरा रवैया क्यों आजकल चल रहा है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट है जो वकीलों के कैद में चला गया है। ये बड़े बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट में जाकर जमानत का यानी बेल का खेल खेलते हैं। पवन खेड़ा के मसले में अगर देखा जाए तो असम में जो एफआईआर दर्ज हुए हैं 153B और उसके साथ 500, 504 के तहत ये नॉन अवेलेबल वारंट इशू होना चाहिए था। अगर पवन खेड़ा लोअर कोर्ट में जाता तो इसको जमानत नहीं मिलती, लेकिन पवन खेड़ा के वकील अभिषेक मनु सिंघवी, ये बड़े वकील हैं, ये लोग जजों के साथ उठते बैठते हैं। जब ये जज के सामने खड़े होते हैं तो जज साहब को लगने लगता है कि ये मसला ऐसे ही बहुत ज्यादा गंभीर है, इसीलिए इन लोगों ने फिर से अंतरिम राहत दे दी। पवन खेड़ा को अंतरिम राहत नहीं देनी चाहिए थी। कितने समय तक आप इंटरिम बेल देते रहेंगे? आप उसको जाके बताइए कि भाई आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं उसका सामना करो। आप लोअर कोर्ट से अपर कोर्ट की तरफ बढ़ो। ऐसा नहीं कि कोई भी मसला अगर किसी नेता के खिलाफ आएगा तो सुप्रीम कोर्ट याचिका स्वीकार कर लेगी, जमानत के लिए जज बैठे हुए रहेंगे जो तुरंत आनन फानन में सुनवाई कर देंगे और उस सुनवाई के आधार पर कांग्रेस फिर से या वो नेता फिर से खुलेआम किसी के अपमान करने के लिए अपने आप को तैयार कर लेंगे। पवन खेड़ा जैसे लोग जो जानबूझकर पीएम मोदी और उनके स्वर्गीय पिता का अपमान किए हैं, उनको अगर सजा नहीं मिलेगी, सबक नहीं सिखाया जाएगा, तो फिर कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि दूसरे छोटे बड़े नेता इसी तरीके की टिप्पणी न करें। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का यह रवैया जो है वो बिल्कुल ही न्यायपालिका के खिलाफ है। न्याय जो जस्टिस की थ्योरी है, वो जस्टिस की थ्योरी एक तरफा नहीं चलती है कि न्याय सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो गलत करते हैं। न्याय उन लोगों को मिलना चाहिए जिसके साथ गलत हो रहा है, और यहां पीएम मोदी और उनके पिता का अपमान हुआ है, न्याय उनको नहीं मिली है। चाहे माध्यम उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर होने वाले एफआईआर हो या फिर असम में एफआईआर हो, तो सुप्रीम कोर्ट को इस पर विचार करना चाहिए कि वो बेल को कैसे एक आधार बनाते जा रहा है कि कोई भी मुजरिम
छूटता रहे। जी बिल्कुल। अब बात पूर्वोत्तर के दो राज्य मेघालय और नागालैंड की, जहां आज विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई। दोनों ही राज्यों में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हुआ। लोगों में जबरदस्त उत्साह नजर आया। मतदान केंद्रों के बाहर लंबी लंबी कतारें नजर आई। दोनों ही राज्यों में विधानसभा की 60 सीटें हैं, लेकिन दोनों प्रदेशों में वोटिंग 59 सीटों पर हुई। दोनों ही राज्यों में 70% से ज्यादा मतदान हुआ है। मेघालय में इस बार कुल 359 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, तो वहीं नागालैंड में 183 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है। चुनाव के नतीजे 2 मार्च को आएंगे। आज वोटिंग तो पूरी हो गई, लेकिन बम्पर वोटिंग क्या इशारा कर रहा है? देखिए, बम्पर वोटिंग इशारा कर रहा है वहां पर नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिक्स जो है अब बदल चुकी है। मेघालय में भारतीय जनता पार्टी एनपीपी के साथ चुनाव लड़ती थी, सरकार में भी शामिल थी, लेकिन अलग अलग चुनाव लड़ रही है। लेकिन उसके बाद जो परिणाम आएंगे, दोनों का गठबंधन लगभग तय है, जैसे पहले हुआ था। तो नागालैंड, मेघालय जैसे जगहों पर जो बम्पर वोटिंग हो रहे हैं, ये चुनाव कराए जा रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, ये मोदी सरकार की बड़ी सफलता मानी जा सकती है। ये कांग्रेस को सोचना चाहिए या विपक्षी पार्टियों को सोचना चाहिए, जो बार बार ये आरोप लगाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेमोक्रेसी को ग्रैब करके रखा है। ये डेमोक्रेसी यही है कि नागालैंड में जहां उग्रवादी और अलगाववादी संगठनों ने चुनाव के बहिष्कार की घोषणा सालों तक की, सालों तक वहां चुनाव के लिए सोचना सरकार के लिए आफत वाली बात होती थी, जबकि पैरामिलिट्री फोर्सेस, सेना तक को वहां भेजा जाता था। आज सामान्य तरीके से नागा पीस कोड हुआ, समझौता जो किए अमित शाह ने, इनकी मेडिएशन किया, और उसके कारण नागालैंड में भी चुनाव शांतिपूर्ण हो रहे हैं, मेघालय में भी चुनाव शांतिपूर्ण हो रहे हैं। तो इन जगहों पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना आधार बढ़ाया है नॉर्थ ईस्ट में, इसी की खूबसूरती का नतीजा है कि आज विपक्षी पार्टी वहां जाने से भी डरने लगी है। जी बिल्कुल सही। आखिरी खबर में बात महाराष्ट्र विधानसभा में बड़े धमाके की। महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया। साथ ही उद्धव गुट की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि शिंदे गुट के भरत गोगवाले ने शिवसेना के सभी 55 विधायकों को व्हिप जारी कर दिया है। मतलब बजट सत्र के दौरान सभी विधायकों को पूरे समय उपस्थित रहने को लेकर व्हिप जारी किया गया। इसमें 15 विधायक उद्धव गुट के हैं, पर उद्धव गुट का कहना है कि वो व्हिप के आदेश को नहीं मानेंगे और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। पर व्हिप का उल्लंघन करने पर इन 15 विधायकों पर बड़ा एक्शन भी लिया जा सकता है। व्हिप जारी करना उद्धव गुट के लिए कितनी बड़ी मुसीबत। देखिए, व्हिप जारी हो चुका है। उद्धव ठाकरे अब इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं कि वो विधानसभा और विधान परिषद दोनों जगहों पर शून्य की स्थिति में होंगे। शिवसेना पर शिंदे को हरी झंडी मिल गई। अब इसके बाद जो दफ्तर में शिवसेना का अधिकार हुआ, तो फिर व्हिप जारी करने का अधिकार भी शिवसेना का, शिंदे गुट का ही होगा। तो इसीलिए व्हिप जारी किए गए हैं। और अब बजट सत्र में जो चर्चाएं होगी, उस पर निर्भर करता है कि उद्धव गुट के जो 15 विधायक हैं वो सरकार के साथ होते हैं या सरकार के विरोध में भाषण देते हैं। अगर सरकार के विरोध में बोलते हैं तो उसके बाद एकनाथ शिंदे के पास यह अधिकार होगा कि इन विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन किया तो इनकी सदस्यता के रद्द करने के लिए आप स्पीकर के पास जा सकते हैं। डर यही है, और इसी डर के कारण इन लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट आपके अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ आपकी दलीलें नहीं सुनी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में भी उद्धव ठाकरे को लगातार झटका ही लगा है। शुरुआती दौर में जब चुनाव आयोग के खिलाफ गए सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया चुनाव आयोग अपनी कार्रवाई करेगी, और जो सिंबल और पार्टी के ऊपर जो अधिकार है वो चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग से फैसला एकनाथ शिंदे के पक्ष में आया। दूसरी बार जब ये सुप्रीम कोर्ट में डिस्क्वालिफिकेशन के मसले पर गए, अभी 8-9 महीने में भी डिस्क्वालिफिकेशन का मसला सुलझा नहीं है। दूसरी बार अब फिर से अगर ये जाते हैं 15 विधायकों के लिए, जो कि स्पीकर इनकी सदस्यता खत्म करेंगे, तो सदस्यता बहाल करने के लिए जाए वहां और वहां सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़े, तब तक विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। लेकिन
अब उद्धव ठाकरे के हाथ में कुछ बचने वाला नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर इतनी जानकारी के धन्यवाद। लिए। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।